चलो। तो कल तक की क्लास में हम लोगों ने टेबल को क्रिएट करना सीख लिया था। टेबल को क्रिएट कैसे करते हैं। उसके बाद रिकॉर्ड इंसर्ट करने आ गए हमारे लिए। इंसर्ट करने के बाद सेलेक्ट कमांड चलानी हमारे लिए आ गई थी। सेलेक्ट कमांड के कई सारे वेरिएशन देखे थे। सेलेक्ट कमांड सारे कॉलम्स लाने के लिए। सेलेक्ट कमांड स्पेसिफिक कॉलम को लाने के लिए। सेलेक्ट कमांड वेयर के साथ। सेलेक्ट कमांड ऑर्डर वाई के साथ। सेलेक्ट कमांड को लिमिट के साथ, है ना। फिर जब वेयर के साथ लगाते हैं तो वेयर के साथ बहुत सारे सिनेरियोज थे, जैसे ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इन, लाइक, नो, इज ऑपरेटर, है ना। उसके बाद फिर मल्टीपल कंडीशंस अगर वेयर में लगानी है तब रिकॉर्ड फिल्टर होना चाहिए। तो हम एंड या और ऑपरेटर यूज करते हैं मल्टीपल कंडीशंस को कंबाइन करने के लिए। एंड तब यूज करते हैं जब मल्टीपल कंडीशंस मैच हो रही हो तभी रिकॉर्ड फिल्टर हो। और तब यूज करते हैं जब कोई भी एक कंडीशन मैच हो जाए हमारी। ठीक है। उसके बाद फिर हमने देखा था अपडेट करना। किसी भी टेबल में किसी भी कॉलम के अंदर जो वैल्यूज आ रही हैं उनको आप अपडेट कर सकते हैं। अपडेट कर सकते हैं कॉलम की सारी रोज के लिए। अपडेट कर सकते हैं वेयर लगाकर स्पेसिफिक रोज के लिए जो आपका क्राइटेरिया फॉलो करती हैं। उसके बाद हमने ये देखा था कि आप एक साथ मल्टीपल कॉलम को अपडेट कर सकते हैं। ठीक। अपडेट करते समय ऑर्डर वाइज लगा सकते हैं। अपडेट करते समय लिमिट भी हम लोग लगा सकते हैं। उसके बाद हमने देखा था लास्ट में कि हम अगर टेबल से कुछ डिलीट करना चाहते हैं तो रोज को डिलीट करने के लिए डिलीट कमांड होती है। डिलीट कमांड में हम वेयर लगाकर स्पेसिफिक रोज जो हमारे क्राइटेरिया से मैच हो रही हैं उनको डिलीट कर सकते हैं। इसी काम को करने के लिए हम ट्रंकेट कर सकते हैं। ट्रंकेट कमांड हमारा वेयर के साथ नहीं चलती है। ट्रंकेट कमांड हमारा सारी रोज ही डिलीट करके आती है। तो अगर आपको सारी रोज डिलीट करनी है तो डिलीट की बजाय आप ट्रंकेट यूज करो। ट्रंकेट का एग्जीक्यूशन फास्ट होता है हमारा। ठीक है। उसके बाद एक और कमांड थी जिसका नाम था ड्रॉप। ड्रॉप कमांड का काम होता है टेबल को ही डिलीट कर देना। डिलीट कमांड और ट्रंकेट कमांड, इनसे टेबल बनी रहती है। टेबल का स्कीमा एग्जिस्ट करता रहेगा, सिर्फ रोज आपकी डिलीट होंगी। ड्रॉप कमांड से क्या होगा, टेबल का स्कीमा ही खत्म हो जाता है, टेबल का एग्जिस्टेंस आपका खत्म हो जाता है। ठीक है। तो ये सारी कमांड्स हमने अब तक सीख ली हैं। अब आगे चलते हैं, कुछ और कमांड्स प्रैक्टिस करेंगे। तो हम जिस टेबल पे काम कर रहे थे वो हमारा स्टूडेंट्स नाम की टेबल थी। यूज 1:30 PM। इस टेबल पे हम लोग अपना काम कर रहे थे। अब मैं चाहता हूं कि इस टेबल में अगर मैं डेस्क्राइब कमांड चलाऊं तो यहां पर आपको दिखाई देगा स्कीमा का एक ओवरव्यू कि भाई रोल नंबर नाम का एक कॉलम है जिसमें इंटीजर वैल्यूज आती हैं। नेम नाम का एक कॉलम है जिसमें स्ट्रिंग वैल्यूज आती हैं और हर वैल्यू 20 कैरेक्टर तक हो सकती है, उससे ज्यादा पर एरर आ जाएगी। तीसरा, हमारा ये जो मार्क्स है ये हमारा फ्लोट टाइप का हमारा है। इसमें जो वैल्यूज आएंगी वो हमारा फ्लोटिंग टाइप दशमलव के साथ हमारी आ सकती हैं। ये चीजें हमारी यहाँ पर लिखी हुई हैं। ठीक। अब यहाँ पर मान लीजिए आपसे कहा जाए कि मैं ये चाहता हूं कि नेम कॉलम में अब एक ऐसी वैल्यू हम इंसर्ट करना चाहते हैं जिसमें 20 से ज्यादा करेक्टर होंगे। तो अब ये कैसे पॉसिबल है, क्योंकि आपने जब टेबल बनाई थी तो आपने
नेम कॉलम में जो साइज दे रखा है वो 20 का दे रखा है, और ये मैक्सिमम होता है। कम तो आ जाती हैं, ज्यादा वैल्यूज। तो अब यहाँ पर मैं लिखा मार्क्स इज इक्वल टू, मैं अपने वाले टेबल के डेटा के हिसाब से बता रहा हूँ, 75.3। तो अब 75.3 जिसके मार्क्स हैं, वो रिकॉर्ड मुझे दिखाई दे रहा है, ये रहा। तो हम लोग एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं कि शायद ये दिखना ही चाहिए, लेकिन आया नहीं। कह रहा है ही नहीं कोई ऐसा रिकॉर्ड। रोल नंबर के साथ आप इक्वल ऑपरेटर चलाओगे चलेगा। ना द पॉइंट इज कि जो फ्लोट डेटा टाइप है, इस फ्लोट डेटा टाइप में इक्वल कंपैरिजन आपका कई बार फेल हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बिहाइंड द सीन फ्लोट आपको दिख रहा है 75.3। देयर में भी चांस कि जब ये मेमोरी के अंदर स्टोर हुआ हो तो ये 75.300000001 ऐसे बन गया होगा। अब जब आप कंपेयर कर रहे हैं तो इस वैल्यू का कंपैरिजन उस वैल्यू से नहीं हो रहा है जो दिख रही है, उससे हुआ है जो मेमोरी के अंदर पड़ी होगी। तो सर ऐसे हमें कैसे पता चलेगा कि मेमोरी के अंदर यही स्टोर हुआ है या ऐसे स्टोर हुआ है? तो ये एक चैलेंज आता है फ्लोट डेटा टाइप में। तो मुझे कोई ऐसा डेटा टाइप यहाँ पर यूज करना है जिसमें इक्वल कंपैरिजन एज इट इज होना चाहिए। जहां पर जो मुझे दिख रहा है मेमोरी के अंदर जब डेटा स्टोर हो तो यही स्टोर होना चाहिए, इसमें कोई चेंज नहीं होना चाहिए इंटरनल स्टोरेज में जब डेटा जाए। तो सर ये सब बातें सही हैं। अब ये होगा कैसे? क्योंकि टेबल तो बन चुकी है। तो यहाँ पे एक एनालॉजी समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आप शॉपिंग करके एक जीन्स परचेज करके लेके आए। अक्सर जीन्स मार्केट से जब आती है तो फुल लेंथ की आपकी मिलती है। अब आप उस जीन्स को अपने अकॉर्डिंग फिट कराना चाहते हैं, लेंथ में स्पेशली। तो आप जब टेलर के पास जाते हैं तो क्या शब्द यूज करते हैं कि क्या कराना है जीन्स में? है ऑल्ट्रेशन, इस शब्द का यूज करते हैं। ऑल्ट्रेशन शब्द का मतलब आप भी यूज कर रहे हैं और टेलर भी यूज कर रहे हैं। आप थोड़ा ज्यादा पढ़े लिखे होंगे, टेलर शायद थोड़ा कम पढ़ा लिखा होगा, लेकिन दोनों इसका जो डिक्शनरी मीनिंग है शायद नहीं समझते होंगे। ऑल्ट्रेशन शब्द का मतलब होता है कोई चीज पहले से बनाई जा चुकी है, अब उसमें हम कुछ बदलाव करना चाहते हैं, उसके ढांचे में हम कुछ बदलाव करना चाहते हैं। तो पहले से बनी हुई चीज के ढांचे में अगर बदलाव करने की बात करी जाए तो उसको ऑल्ट्रेशन कहा जाता है। ठीक है। अब यही चीज हमारे यहाँ पर है। हमारे यहाँ पर टेबल का ढांचा पहले ही बना दिया गया है। जब आपने टेबल क्रिएट करी थी, क्रिएट कमांड का यूज करके, क्रिएट टेबल, टेबल का नाम, उस दिन आपने पूरा ढांचा बना दिया था कि ये डेटा टाइप होगा इस कॉलम का, इसका साइज ये होगा, एंड सो ऑन। अब मैं इस टेबल के ढांचे में, ढांचे को इंग्लिश में स्कीमा कहते हैं, स्कीमा। अगर मैं इस टेबल के ढांचे में या स्कीमा में कोई चेंज करना चाहता हूं, नॉट इन टेबल वैल्यूज, टेबल वैल्यूज को स्कीमा नहीं कहते। ठीक है। ये क्या कहलाता है? इसका डेटा कहलाता है। इसको आप डेटा कह सकते हैं या इसको वैल्यू कह सकते हैं। ठीक है। तो अगर आप टेबल की वैल्यूज में चेंज करना चाहते हैं, टेबल के डेटा में चेंज करना चाहते हैं, तो उसके लिए अपडेट कमांड होती है। लेकिन अगर आप टेबल के स्कीमा में चेंज करना चाहते हैं, टेबल का ढांचा,
इन चीजों को ढांचा कहते हैं। इसमें चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए ऑल्टर कमांड यूज होती है। तो एसक्यूएल के अंदर भी एक कमांड होती है जिसका नाम है ऑल्टर कमांड, और इसका काम वही है जो जीन्स वाला काम था वहां पर। जीन्स खरीद के ले आए मॉल से, अब उसका मुझे लेंथ सही कराना है तो हम क्या बोलते हैं, ऑल्ट्रेशन करानी है। इसी तरह से हमने जीन्स खरीद ली अपनी, टेबल बन चुकी है, अब इसके स्कीमा में चेंज करना है। तो ऐसा करने के लिए हमारे पास जो कमांड होती है उसका नाम है ऑल्टर कमांड। ऑल्टर कमांड से ये काम हम करके देखेंगे। तो ऑल्टर कमांड किन किन चीजों को फोकस करती है, हमने कहा सिर्फ एक चीज पर, टेबल के स्कीमा पर। इससे ज्यादा कुछ और काम उससे नहीं होता। तो सर टेबल के स्कीमा में क्या क्या चीजें आती हैं, हाँ ये पॉइंट डिस्कस करने का है कि टेबल के स्कीमा में कौन कौन सी चीजें हमारी आती हैं। इट इज यूज टू चेंज स्कीमा ऑफ टेबल। टेबल के स्कीमा को चेंज करने के लिए इसका यूज किया जाता है। टेबल स्कीमा इंक्लूड्स, टेबल स्कीमा में क्या क्या चीजें आती हैं। टेबल का नेम, कॉलम का नेम, कॉलम का डेटा टाइप, कॉलम कंस्ट्रेंट, कॉलम एट्रीब्यूट्स। और कल एक क्वेश्चन आप पूछा था, उसका आंसर भी यही है। डिलीट कमांड से रो डिलीट होती है, कॉलम नहीं। कॉलम को हटाने के लिए ऑल्टर कमांड यूज होती है। तो मोस्टली पॉइंट जो टेबल स्कीमा में आते हैं मैंने लिख दिए हैं। एक आधा पॉइंट अगर कोई मिस हो गया होगा तो मैं अपने आप को सेव करने के लिए एटसेट्रा लिख देता हूँ, कभी याद आएगा तो लिख दूंगा। मोस्टली यही चीजें हमारी होती हैं टेबल स्कीमा में। टेबल का नाम बदलना है, ऑल्टर कमांड से। टेबल का नाम नहीं बदलना है, कॉलम का नाम बदलना है, ऑल्टर कमांड। कॉलम का डेटा टाइप बदलना है, ऑल्टर कमांड। कॉलम पर कोई वैलिडेशन रूल लगाना है, कांस्टेंट लगाने हैं, जैसे जेंडर कॉलम में बस मेल और फीमेल आना चाहिए, इसके अलावा कुछ और नहीं आना चाहिए। मार्क्स कॉलम के अंदर मैक्सिमम मार्क्स 100 आने चाहिए, इससे ज्यादा आने ही नहीं चाहिए, तो उसके लिए हम बोलते हैं कांस्टेंट लगाना। कॉलम के एट्रीब्यूट्स होते हैं, एट्रीब्यूट मतलब हम चाहते हैं कि हमारा रोल नंबर अपने आप इंक्रीमेंट होता रहे, रोल नंबर ऑटो इंक्रीमेंट बना दो, तो ऑटो इंक्रीमेंट क्या होगा, इसका एट्रीब्यूट। तो इस तरह के एट्रीब्यूट्स होते हैं। किसी कॉलम को ऐड करना, किसी कॉलम को हटाना, तो ये सब टेबल स्कीमा का पार्ट कहलाता है। और इस सब काम को करने के लिए ऑल्टर कमांड का यूज किया जाता है। अब इसके अलग अलग वेरिएंट हैं जो पहले हमें समझने होंगे। तो पहले टेबल का नाम कैसे बदला जाता है उसको देखते हैं। टेबल की वैल्यूज, हाँ। नहीं नहीं, जब वैल्यू कहीं भी हम देख रहे हैं तो वैल्यू हमारा रो और कॉलम का इंटरसेक्शन ही तो होगी। कॉलम का डेटा टाइप चेंज होगा, कॉलम का डेटा टाइप जो हम बना रहे हैं, है ना। अब चलो करते हैं एक बार।
पर देखते हैं कुछ और निकल कर आ जाए बात। तो मुझे स्टूडेंट टेबल का नाम चेंज करना है। तो सिंटैक्स होगा ऑल्टर, ऑल्टर के बाद टेबल कीवर्ड भी आता है। ऑल्टर, देन टेबल, उसके बाद टेबल का नाम। तो मेरी टेबल का नाम है स्टूडेंट। तो अब इतने कमांड से अभी मुझे ये पता चल गया कि आप स्टूडेंट टेबल के स्कीमा में चेंज करना चाहते हैं। अब इनमें से कोई सा भी काम करो, हर काम के लिए इतना तो लिखना ही पड़ेगा। अब आगे वाला जो पोर्शन होगा, ये हर टास्क का अलग अलग है। अगर आप ये करना चाहते हो तो यहाँ पर कुछ अलग लिखना जाएगा। अगर आप ये वाला काम करना चाहते हो तो आगे कुछ और लिखा जाएगा। लेकिन कुछ भी करो, ऑल्टर कमांड में शुरू के तीन वर्ड सेम रहेंगे, ऑल्टर, टेबल, और जिस टेबल को ऑल्टर करना चाहते हो उस टेबल का नाम। तो अब यहाँ पे लिखेंगे आगे रीनेम टू, रीनेम स्पेस टू। ये क्या करता है? टेबल को रीनेम करने की बात करता है। अब इसकी नया नाम बताओ, टेबल का नया नाम क्या रखना चाहते हो? तो मान लीजिए मैंने रख दिया यहाँ पर स्टूडेंट, एस हटा दिया। मैं वापस सही कर दूंगा, ठीक है। फिलहाल हम सीखने के लिए हमने क्या करा, स्टूडेंट्स टेबल को रीनेम कर दिया स्टूडेंट के साथ। एंटर करते हैं। अब अगर मैं लिखता हूं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स, तो एरर आएगी, क्योंकि स्टूडेंट्स नाम की टेबल अब है ही नहीं। मेरे वाले सिस्टम पे स्टूडेंट्स टेबल का नाम अब स्टूडेंट हो गया है। कह रहा है स्टूडेंट्स टेबल डज नॉट एग्जिस्ट। ऐसा हटा के चलाओगे चलेगी। तो इस तरह से अगर आप अपनी टेबल का नाम बदलना चाहते हैं तो ऑल्टर रीनेम के कॉम्बिनेशन से आप इस काम को कर सकते हैं। तो मैं वापस से सही कर देता हूँ, क्योंकि मेरा हाथ और ब्रेन सेट हो गए हैं स्टूडेंट्स लिखने में। तो मैं वापस से अपना सही कर देता हूँ। ठीक है, पहला काम हो गया। टेबल को अगर आप बदलना चाहते हैं टेबल का नाम, तो बदल सकते हो। अब अगला है कॉलम का नाम बदलना चाहते हैं। मान लीजिए यहाँ पर जो मार्क्स कॉलम है, इस मार्क्स कॉलम का नाम मैं यहाँ पर एवरेज मार्क्स करना चाहता हूँ, ज़्यादा बेटर होगा। इससे क्लैरिटी होगी कि ये जो मार्क्स हैं ये एवरेज मार्क्स हैं, ना कि किसी इंडिविजुअल सब्जेक्ट के मार्क्स हैं। तो अब मैं मार्क्स कॉलम को रीनेम कर, तो किसी भी कॉलम को रीनेम किया जा सकता है। तो यहाँ लिखेंगे, शुरू के तीन वर्ड सेम है, ऑल्टर, टेबल, टेबल का नाम स्टूडेंट्स है। आपने क्या करा है आप अपना देखेंगे, टेबल का नाम क्या है आपके में। उसके बाद रीनेम आएगा। तो यहाँ तक सर वही है, टेबल को रीनेम करने वाला सिंटैक्स ही चल रहा है। अब इसके आगे चेंज होगा, रीनेम कॉलम, कॉलम कीवर्ड लगाएंगे, रीनेम कॉलम। अब किस कॉलम को रीनेम करना है उसका नाम बताओ। मार्क्स टू, न्यू कॉलम का नाम बताओ, एवरेज मार्क्स। तो ये कॉलम आपका
रीनेम होकर इससे हो जाएगा। तो ये ओल्ड नेम है कॉलम का, ये न्यू नेम आ गया। अब अगर मैं चलाऊंगा तो यहाँ पर मार्क्स कॉलम का नाम एवरेज मार्क्स आ गया। कॉलम का नेम चेंज करना है तो कैसे करेंगे, वो देखते हैं। चलो, तो अब सिंटेक्स टू चेंज कॉलम नेम, उसका कमांड होगा हमारा ऑल्टर टेबल, टेबल नेम, रीनेम कॉलम। जिस कॉलम को चेंज करना है उसका नाम टू न्यू नेम। अब मुझे किसी कॉलम का डेटा टाइप चेंज करना है, या किसी कॉलम के डेटा टाइप का साइज मुझे चेंज करना है। जैसे वैरकर कॉलम में मैं आपको एक वैल्यू इंसर्ट करके दिखाता हूँ। इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स वैल्यूज, मान लीजिए रोल नंबर 9 कर दिया, और उसके बाद नेम। तो कोई भी नेम मैंने यहाँ पर लिख दिया जो 20 कैरेक्टर से हमारा ज़्यादा का हो सकता है। ठीक है, तो मान लो लिख दिया मैंने यहाँ पर 20 से ज़्यादा हो गया नहीं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 हो गया सर। अब ये मैं नाम हो ही सकता है किसी स्टूडेंट का, क्यों नहीं हो सकता है? मान लो मार्क्स इनके आए
99.9। तो अब हमारे हिसाब से हमारी इंसर्ट कमांड तो सही लिखी हुई है, बट अभी हमने चेक किया था कि जो हमारा नेम कॉलम है, इस नेम कॉलम का जो हम साइज डिफाइन करके आए थे टेबल बनाते समय, डेट इज 20। तो मैक्सिमम 20 करेक्टर ही आप इसमें स्टोर कर सकते हैं, उससे ज्यादा करेक्टर आप स्टोर नहीं करेंगे, करेंगे तो एरर आ जानी चाहिए। देखते हैं क्या होता है। डेटा टू लॉन्ग और कॉलम नेम। अब मान लो मुझे इसी रिकॉर्ड को इंसर्ट करना पड़ा, तो अब हम क्या सीखेंगे, हम सीखेंगे किसी भी कॉलम का डेटा टाइप चेंज कैसे करते हैं। तो डेटा टाइप चेंज करने का मतलब है टाइप ही बदल दो या टाइप में साइज बदल दो, तो दोनों का मतलब एक ही है। तो यहाँ लिखेंगे ऑल्टर टेबल, जिस टेबल के कॉलम का साइज बदलना चाहते हो स्टूडेंट्स। तो अभी तक ऑल्टर के साथ जो कॉम्बो चल रहा था वो रीनेम या रीनेम कॉलम का चल रहा था। अब ऑल्टर के साथ जो यहां पर आएगा डेट इज मॉडिफाई। ऑल्टर मॉडिफाई, तो ऑल्टर के साथ जब मॉडिफाई का कॉम्बिनेशन आता है, डेट मीन्स आप किसी कॉलम का डेटा टाइप चेंज करने की बात कर रहे होते हैं, या उस कॉलम के एट्रीब्यूट को ऐड या ड्रॉप करने की बात कर रहे होते हैं। अब एट्रीब्यूट अभी हमने नहीं पढ़े हैं, अभी हम डेटा टाइप पर काम करेंगे। तो ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम, मॉडिफाई कॉलम, किस कॉलम को मॉडिफाई करना चाहते हो उस कॉलम का नाम बताओ, हमने का नेम। अब बताओ इसका नया टाइप नया साइज क्या देना है, हमने कहा इसको देना है वेर केयर 30। तो अब इस कमांड से क्या होगा, इस कमांड से आपका जो नेम कॉलम है, इस नेम कॉलम का डेटा टाइप अब ये हो जाएगा, जिसका साइज जो आपने बताया है वो आपका हो जाएगा। अब एक बार पहले डेस्क्राइब कमांड से क्रॉस चेक कर लेते हैं कि ये हो गया कि नहीं हो गया। 30 हो गया हमारा। अब अगर ये 30 हो गया है तो फिर सर वो अब इंसर्ट हो जाना चाहिए जो पहले नहीं हो रहा था। हमने कहा ट्राई करके देखते हैं एक बार, ये वाला। एंटर कर दिया, इंसर्ट हो गया, इस बार कोई एरर नहीं आई। लेकिन इस एक अकेले की वजह से मेरे टेबल का डिस्प्ले फॉर्मेट बदल गया होगा, इस एक अकेले की वजह से। स्पेस कितना ज्यादा आ रहा है। बट मुझे सिखाना था कि किसी कॉलम का डेटा टाइप कैसे बदला जा सकता है, जो हमने यहाँ पर सीख लिया। तो ऑल्टर के साथ मॉडिफाई कॉम्बिनेशन यूज करके किसी भी कॉलम का डेटा टाइप बदला जा सकता है। तो फिलहाल मैं एक काम करता हूँ, इस वाले रिकॉर्ड को हटा देता हूँ, क्योंकि जब आउटपुट में ये डिस्प्ले हो रहा है तो थोड़ा स्पेस ज्यादा ले रहा है। ठीक है, किस कमांड से करेंगे इस काम को। मुझे इस वाले रिकॉर्ड को हटाना है जिसका रोल नंबर 9 है, डिलीट कमांड से। क्योंकि ट्रंकेट से नहीं कर सकते, ट्रंकेट पूरी टेबल किसी रोज को डिलीट करता है, ड्रॉप से पूरी टेबल ही खत्म हो जाती है। डिलीट कमांड से हम स्पेसिफिक रोज से लेकर सारी रोज तक डिलीट कर सकते हैं। तो डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर रोल नंबर इज इक्वल टू 9। ठीक है, तो हमने अपना एक्सपेरिमेंट पूरा करने के लिए ये करके देख लिया था, समझ में आ गया कि हाँ कॉलम का डेटा टाइप बदला जा सकता है। ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम,
मॉडिफाई कॉलम, कॉलम का नाम, और उसके बाद डेटा टाइप, जो भी देना चाहते हो वो दे सकते हो। अगर डेटा टाइप ऐसा है जिसमें हमें कुछ साइज बताना पड़ता है तो साइज बताओ, और डेटा टाइप ऐसा है जिसमें कोई साइज नहीं बताना होता तो डायरेक्ट आप अपना लिख सकते हो। चलो, अब इतना कुछ, उसी सिंटैक्स से डेटा टाइप भी चेंज कर सकते हैं और साइज भी चेंज कर सकते हैं सेम डेटा टाइप का। अभी मैं इस बात के लिए और थोड़ा बेटर एक्सपीरियंस देता हूँ। मेरे पास ये वाला जो कॉलम है, एवरेज मार्क्स कॉलम, इसका डेटा टाइप फ्लोट है। फ्लोट के साथ हमने चैलेंजेस देखे कि फ्लोट के साथ इक्वल कंपैरिजन में हम सक्सेस नहीं हो पाएंगे, ग्रेटर लेसर में चल जाएगा। तो इस बार मैं क्या चाहता हूँ, इस बार मैं चाहता हूँ कि इस कॉलम का डेटा टाइप बदल दो, लेकिन जो नया डेटा टाइप देना बिल्कुल नया देना, पहला वाला मत देना। इसमें क्या हुआ, आपको फील आ रहा है कि सर डेटा टाइप तो चेंज हुआ ही नहीं, सिर्फ साइज चेंज हुआ, ये हमें लग रहा है। एसक्यूएल के अकॉर्डिंग हमने जो सिंटैक्स यूज करा है उस सिंटैक्स में नया डेटा टाइप ही बताया है, भले ही आपने पुराना ही बता दिया है लेकिन सिंटैक्स तो आपने पूरा कंप्लीट करा ही है अपना। चलो, अब इस चीज को मैं इस पर और बेटर करके दिखाता हूँ। तो मैं चाहता हूँ इस बार इस कॉलम का डेटा टाइप बिल्कुल बदल दो, फ्लोट बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। तो यहाँ लिखेंगे ऑल्टर टेबल स्टूडेंट्स, मॉडिफाई कॉलम, कॉलम का नाम है इस बार एवरेज मार्क्स। अब इसका नया डेटा टाइप बताओ। अगर आप ये लिखोगे तो ये आपकी नजरों में पुराना वाला है, लेकिन इस कमांड की नजर में तो ये इसको नया डेटा टाइप ही लगेगा, इसको फर्क ही नहीं पड़ता कि इसका पहले कौन था। इस कमांड का काम है जो कह रहे हो वो करके आ जाना। अगर पहले ये था और अभी भी ये है तो आपके लिए फायदा नहीं हुआ, लेकिन कमांड का कहना ये मेरा काम तो हो ही गया पूरा जो मुझे करना था। इस बार हम चेंज करेंगे। तो डेसिमल नाम का एक डेटा टाइप होता है। तो डेसिमल डेटा टाइप ये कह रहा है कि आप मुझे दो चीजें बताओ। पहला आप बताओ टोटल डिजिट कितनी है, फिर मुझे बताओ डेसिमल प्लेसेस कितने हैं, डेसिमल प्लेसेस कितने हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए मैंने डेसिमल डेटा टाइप आपको यूज कराया और यहाँ लिखा 10 और यहाँ लिखा 4। इसका मतलब है कि इस डेटा टाइप में टोटल जो डिजिट आ सकती हैं किसी भी वैल्यू में वो 10 आ सकती हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इन 10 डिजिट में से चार हमारे डेसिमल प्लेसेस बनेंगे, मतलब दशमलव के बाद सिर्फ चार वैल्यू आ सकती हैं। 1 2 3 4, टोटल कितनी आएंगी 10। उन 10 में से दशमलव के बाद कितनी आ सकती हैं, सिर्फ चार, क्योंकि आपने यहाँ चार लिखा है। तो दशमलव से पहले कितनी आएंगी, फिर हमारी 6 आएंगी। तो इस तरह से डेसिमल डेटा टाइप में आपको दो चीजें बतानी होती हैं, टोटल डिजिट और उन टोटल डिजिट में से वो हिस्सा जो फ्रैक्शन में आप बनाना चाहते हो, तो वो आप बताओ कितना बनाना चाहते हो। तो अब आप अपने वाले रिक्वायरमेंट के हिसाब से देखो, आप एवरेज मार्क्स लेके चल रहे हो, तो अब बताओ एवरेज मार्क्स किस फॉर्मेट में आप रखना चाहते होगे। टोटल डिजिट 3 रखना चाहते हो, ठीक है। टोटल डिजिट 3 रखोगे तो ये बताओ दशमलव के बाद कितने प्लेस रखना चाहोगे फिर। चलो, सिनेरियो लेते हैं।
मान लो आपने दो रखवा दिए मुझसे, तो इसका मतलब है कि टोटल डिजिट तीन आएंगी और दशमलव के बाद सिर्फ दो ही आ सकते हैं। तो सर दशमलव के बाद दो आ सकते हैं तो फिर यहाँ आएगा दशमलव। अब सोचो किसी के 80.4 आए तो आ ही नहीं सकते। तो इसका मतलब दशमलव के बाद अगर मैं एक रखवाऊं तो, हमने कहा अगर आप एक रखवाओगे तो इसका मतलब हो गया कि अब यहाँ पर आएगा। तो किसी के 80, 85, 90, 99.1, 0.2, 0.3, मान लो किसी का 100 में 100 आ गए तो, भाई 100 में 100 आ गए तो वो स्टोर नहीं होंगे इसमें। ये भी तो पॉइंट होगा आपका। फिर आपने कहा फिर एक काम करो कि अगर जिसके 100 आएंगे तो उसको ऐसे स्टोर करो, 100.0, ऐसे कर सकते हो। इसका मतलब क्या हुआ, आप ये कह सकते हो कि सर टोटल डिजिट चार रख लो। ठीक है। अब उस चार में हमारा डेसिमल प्लेसेस पर आप कितनी रख सकते हो, एक। ठीक है। अब बाकी जो तीन बची वो दशमलव से पहले के लिए आप अपनी इस्तेमाल कर सकते हो, या तो इसके साथ, या आप कहो नहीं मैं ऐसे रखूंगा, तो फिर पांच कर लो और ये दो कर लो। हर वैल्यू इस फॉर्मेट में आएगी। दशमलव के बाद हमेशा दो प्लेस चाहिए, और दशमलव से पहले हमें तीन डिजिट की जरूरत पड़ सकती है। दो पड़ेगी तो दो लगा दो, तीन तो आप अपने हिसाब से डिसाइड करते हैं कि आप क्या कॉलम में वैल्यू रखना चाहते हैं और कैसे चाहते हैं। चलो किसी एक के साथ अपना करते हैं, तो मैंने यहाँ पर 5,2 इसके साथ में जाना प्रेफर कर रहा हूँ। तो आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो। तो अब जैसे मैं ये करूंगा वैसे मेरे टेबल की सारी वैल्यूज इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग अपना आना चाहेंगी। अब एक बार मैं डेस्क्राइब से पहले चला कर दिखाता हूं आपको। डेटा टाइप चेंज हो गया, भाई मॉडिफाई यूज करा है हमने। तो हमारा सिंटैक्स हमें कंट्रोल करना है कि हम यहाँ पर जो लिख रहे हैं वो डेटा टाइप नया है कि पुराना है। इस कमांड को तो ये नया ही लगता है, भले ही आपने वो पुरानी क्यों ना लिख दिया हो। तो अब एक बार सेलेक्ट कमांड चला के देखते हैं पहले स्टूडेंट्स टेबल पे क्या चल रही है। तो सारी वैल्यू डेसिमल पॉइंट के टू प्लेस पर आ रही है, जिसमें जरूरत नहीं थी अपने आप क्या लगा दिया गया, जीरो लगा दिया गया। और डेसिमल पॉइंट से पहले मैक्सिमम तीन डिजिट आ सकती हैं, जितनी है उतनी है, मैक्सिमम तीन आ सकती हैं। तो अब क्या कहना चाहते हो, हमने कहा अब ये कहना चाहते हैं कि डेसिमल डेटा टाइप में इक्वल कंपैरिजन किया जा सकता है, ऐसा एसक्यूएल में बताया गया है। अब ऐसा है या नहीं हम वेरीफाई करके अब देखना चाहेंगे। तो अब सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर एवरेज मार्क्स इज इक्वल टू 75.3। तो सर एक बार जीरो लगाए ना, हमने कहा पहले 75.3 लिखो, या क्या। तो आपको सेकंड प्लेस पर अपनी तरफ से जीरो लगाने की जरूरत नहीं, लगा दोगे तो भी मैच होगा, नहीं लगाओगे तो भी चलेगा। इससे पहले सेम कमांड मैंने लिखी थी, ये देखो यहां पर रिजल्ट नहीं आया था 75.3। सिर्फ मैंने फ्लोट को डेसिमल डेटा टाइप में चेंज कर दिया और सेम कमांड का रिजल्ट हमारा यहाँ पर आ रहा है। तो इट इज हाईली रिकमेंडेड टू यूज डेसिमल डेटा टाइप इन प्लेस ऑफ फ्लोट डेटा टाइप, स्पेशली अगर आप उस फ्लोटिंग कॉलम पर इक्वल कंपैरिजन चाह रहे हैं तो। ग्रेटर लेसर तो फिर भी चल जाएगा, बट इक्वल तभी चलेगा जब आप फ्लोट की जगह डेसिमल रख के चलोगे। अभी डेसिमल डेटा टाइप के और भी फीचर्स हैं जो मैंने आपको अभी नहीं बताए हैं। तो जब मैं आपको डेटा टाइप का चैप्टर पढ़ाऊंगा उस समय डिस्कस करूंगा। अभी सिर्फ इस अल्ट्रा कमांड को सीखने के लिए मैंने आपको ये एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाया। वार्निंग्स इसलिए आई हैं कि आपके टेबल में जो एग्जिस्टिंग डेटा है फिर उसको उस डेटा टाइप में कन्वर्ट किया जाएगा। सो देयर मे बी ए चांस कि आपका डेटा कुछ लॉस हो जाए। अब मान लो आपके कॉलम में पहले कोई वैल्यू पड़ी होती जिसमें डेसिमल पॉइंट के बाद छह प्लेस होते,
अब आपने कह दिया दो ही रखो तो डेटा लॉस होगा फिर आपका। तो इसलिए वो आपको वार्न कर रहा है कि आप कर रहे हो, आपका अपना रिस्क होगा, आप कर रहे हो तो। वार्निंग की डिटेल्स किसी कमांड के साथ डायरेक्टली देखना तो पॉसिबल नहीं है, बट देयर में बी चांस कि वर्क बेंच एडिटर पर कुछ ऑप्शन आता हो। यहाँ पर तो डायरेक्ट कोई ऑप्शन नहीं होगा। चलो एक बार इसको देखेंगे कि अगर हमें इस वार्निंग के पीछे क्या हमारा एक्सप्लेनेशन था, अगर वो देखना होगा तो कैसे देखा जा सकता है। तो सीएलआई पे तो पॉसिबल नहीं है, वर्क बेंच पे जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो वहां पर एक बार इसको कवर कर लेंगे। चलो अब। हाँ बोलो। हाँ इंटीजर सपोर्ट करेगा। अब अगर आप डेसिमल टाइप का कॉलम हो गया ये, अब आप इसमें कोई इंटीजर वैल्यू अगर यहाँ पर लेकर आ रहे हो तो दो पॉसिबिलिटी हैं। अगर आपने मान लो कोई इंटीजर डाली 84, तो या तो एज इट इज रखेगा या अपने आप उसके आगे 0.20 लगा देगा। करके दिखाओ एक बार चलो। एक रिकॉर्ड इंसर्ट करो और उस रिकॉर्ड में जो मार्क्स कॉलम है उसकी वैल्यू 84 कर देना। कोई रोल नंबर ले लो, अपने आप कोई नाम ले लो, और फिर सेलेक्ट करके बताओ कि वो अपने आप पॉइंट के आगे 2 जीरो लगा रहा है या नहीं लगा रहा है। एक बार चेक करके बताओ मुझे। क्या हुआ रिजल्ट? लगा रहा है 2 जीरो। ठीक है। यानी कि डेसिमल डेटा टाइप आपके बताए गए फॉर्मेट को फॉलो करेगा। फ्लोट में ऐसा नहीं होता था। फ्लोट डेटा टाइप में अगर आप इंटीजर वैल्यू डालोगे तो अपने आप 0.00 नहीं लगाता था। ठीक है, तो यानी कि अगर आप कोई इंटीजर स्टोर करते हो तो ऑटोमेटिकली उसके आगे 0.00 लग जाएगा, या उतने जीरो लग जाएंगे जो आपने डेसिमल प्लेसेस स्पेसिफाई करे थे डेटा टाइप देते समय। चलो अब ऑल्टर कमांड का नेक्स्ट पार्ट क्या है? कांस्टेंट एक अलग ही चैप्टर है, तो इसको अभी फिलहाल के लिए स्किप करते हैं। जब कांस्टेंट का चैप्टर पढ़ाएंगे तब इसको डिस्कस करेंगे। सेम एट्रीब्यूट, तो ये दोनों अलग ही टॉपिक हैं जिनको हम पढ़ेंगे अभी बाद। ये वाला करते हैं अभी, कॉलम ऐड करना। और ये लास्ट क्लास में किसी ने पूछा भी था कि किसी कॉलम को अगर मैं ऐड करना चाहूँ, किसी कॉलम को मैं हटाना चाहूँ तो कैसे। एग्जाम्पल के तौर पर अब मुझे यहाँ पर यह कहा गया कि ये सारे स्टूडेंट्स का कोर्स भी मेंटेन करो। कौन किस कोर्स में एनरोल हुआ है ये भी बताओ। किसका कोर्स डेटा साइंस है, किसका एआई है, किसका डेटा एनालिटिक्स है, तो सबके कोर्स की इंफॉर्मेशन भी मुझे चाहिए। तो एक नया कॉलम ऐड करते हैं, तो यहाँ लिखेंगे ऑल्टर टेबल। टेबल का नाम स्टूडेंट्स हो गया। अब अभी तक के कॉम्बिनेशन में हमने पढ़ा ऑल्टर रीनेम, फिर पढ़ा ऑल्टर के साथ मॉडिफाई, अब आएगा ऑल्टर के साथ ऐड, ADD ऐड। तो ऑल्टर ऐड कॉम्बिनेशन टेबल में कुछ ऐड करने की बात करता है। अब टेबल में कांस्टेंट भी ऐड हो सकता है, कॉलम भी ऐड हो सकता है। तो आपको यहाँ पर स्पेसिफिक कीवर्ड लिखना होता है, तो ऐड कॉलम। अब जिस कॉलम को आप ऐड करना चाहते हो उसका नाम बताओ। मान लो कोर्स नाम का मैंने कॉलम बता दिया। अभी बताओ कोर्स कॉलम के अंदर जो वैल्यूज आएंगी वो किस डेटा टाइप की आएंगी, उसका डेटा टाइप बताओ। तो वेर केयर रखना चाहिए हमारे लिए, 5 साइज का दे दिया। तो मैं डेटा साइंस ना लिखकर DS लिखूंगा।
है ना। तो मैंने सेफ साइड फिर भी 5 दे दिया। बस हमने कहा हाँ। अब दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ये है, जो कॉलम ऐड होगा उसकी पोजीशन क्या होगी। क्योंकि आपने कहीं ये नहीं बताया कि कोर्स कॉलम कहाँ ऐड होना चाहिए, ये बताया ऐड होना चाहिए। तो बाय डिफॉल्ट ऑल्टर कमांड जिस कॉलम को हम ऐड करते हैं लास्ट में ऐड हमारा कर देती है। पहले क्वेश्चन का आंसर तो आ गया, पोजीशन क्या होगी इसकी, लास्ट। अब दूसरा क्वेश्चन, सर इस कॉलम में वैल्यूज क्या दिखेंगी, सब ब्लैंक आएंगी या कुछ आएगा अपने आप से, क्या आएगा। तो किसी भी कॉलम को बनाते समय उस कॉलम की जो डिफॉल्ट वैल्यू होती है वो नल होती है। तो बाय डिफॉल्ट इस कॉलम की सारी वैल्यू क्या आ जाएंगी, हमारी नल आ जाएंगी। हमारे पास एक फीचर होता है एसक्यूएल में, कॉलम एट्रीब्यूट। तो किसी भी कॉलम एट्रीब्यूट का यूज करके मैं कॉलम की डिफॉल्ट वैल्यू अपने हिसाब से भी दे सकता हूं। फिलहाल हम उसको नहीं पढ़ रहे हैं, डिफॉल्ट वैल्यू के साथ ही एक बार देखेंगे पहले। एक नया कॉलम ऐड हो गया और इस कॉलम में सारी वैल्यू हमारी नल आ गई। अब मैं चाहता हूं सर इसमें एक कॉलम और ऐड कर दो, जेंडर नाम का। और वो कॉलम नेम के बाद ऐड करना, नेम कॉलम के बाद। तो अब देखो, सिंटैक्स का मोस्टली पार्ट तो सेम लिखा जाएगा। ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम, ऐड कॉलम, कॉलम का नाम कर दिया जेंडर, वेर कैर 5, चलो 10 कर देते हैं। अब कॉलम के डेटा टाइप के बाद आप यहां लिखते हो आफ्टर, किसके बाद, नेम कॉलम के बाद। तो ये आपका हो गया एग्जिस्टिंग कॉलम का नाम। तो जो भी कॉलम आप लिखोगे यहाँ पर रोल, तो रोल नंबर के बाद ऐड होगा। आपने लिखा नेम, तो नेम के बाद ऐड हो जाएगा। तो इस तरह से आफ्टर कीवर्ड यूज करके आप कॉलम की पोजीशन को स्पेसिफाई कर सकते हैं कि टेबल में इस कॉलम के बाद इस नए कॉलम को ऐड कर देना है। और डिफॉल्ट वैल्यू आपकी नल आएगी। अब सर लास्ट में कॉलम ऐड करना आ गया, बीच में ऐड कर ही लोगे, जिस बीच का मतलब एग्जिस्टिंग कॉलम का नाम बता दो उसके बाद आ जाएगा, रोल के बाद आ जाता, नेम के बाद आ जाता, एवरेज मार्क्स। सबसे पहले कैसे आएगा, क्योंकि सबसे पहले में आफ्टर कैसे चलेगा, कोई और तो है नहीं उससे पहले। हमने कहा चलो एक कॉलम और ऐड करो, आधार। हम चाहते हैं आधार कॉलम सबसे पहले आ जाए। तो अब फॉर्मेलिटी के लिए हम कर देते हैं। तो ऐसा हमें लग रहा है कि जैसे आफ्टर है तो बिफोर भी होना चाहिए। तो एसक्यूएल में बिफोर होता है, लेकिन बिफोर का पर्पस किसी कॉलम को किसी कॉलम के बिफोर ऐड करने के कॉन्टेक्स्ट में नहीं होता है। तो अगर मैं लिखूंगा बिफोर रोल तो एरर आ जाएगी। देखते हैं इस वर्जन में चलता है क्या, क्योंकि इससे पहले जो वर्जन आते थे उसमें तो एरर आती थी। तो सर इसमें भी एरर आ रही है। तो अब क्या करें, उसके लिए फिर हमें यूज करना पड़ेगा फर्स्ट। फर्स्ट कीवर्ड होता है। तो फर्स्ट कीवर्ड क्या कहता है, सबसे पहले ऐड कर दूंगा, मुझे किसी का रेफरेंस देने की जरूरत नहीं है। इंडिपेंडेंटली मुझे पता है कि मुझे इस कॉलम को कहाँ ऐड करना है। तो फर्स्ट कीवर्ड का यूज करके हम इस काम को करेंगे। ये लो। तो इस तरह से जब आप टेबल बनाते हैं उस समय आपको जितने कॉलम की डेफिनेशंस के बारे में नॉलेज थी उतने के साथ आपने अपनी टेबल बना दी।
लेटर ऑन आपको रियलाइज हुआ कि इसमें अभी और भी इंफॉर्मेशन मुझे रखनी चाहिए रिगार्डिंग स्टूडेंट। तो आप बाद में ऐसे आधार, जेंडर, कोड्स, डेट ऑफ बर्थ, पेरेंट्स नेम, एड्रेस स्टोर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल मैं सिर्फ कोड्स को रखना चाहता हूँ। सीखना था, सीख लिया। अब मैं आधार और जेंडर को हटाना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे ये भी सीखना है ना, किसी कॉलम को अगर ड्रॉप करना है तो कैसे ड्रॉप करोगे। तो मैं चाहता हूँ सर, इसमें आधार कॉलम को ड्रॉप कर दिया जाए और जेंडर कॉलम को ड्रॉप कर दिया जाए। कोड्स को रखेंगे, कोड्स कॉलम पर अभी और एक्सपेरिमेंट करेंगे आगे। तो अब ऑल्टर कमांड का यूज करके ही हम किसी भी एग्जिस्टिंग कॉलम को ड्रॉप कर सकते हैं। इट डजेंट मैटर कि वो कॉलम आपने अभी बाद में ऐड किया था या शुरू से टेबल में था। ड्रॉप का काम है किसी कॉलम को ड्रॉप करना। हाँ बोलो। ऑल्टर टेबल स्टूडेंट्स ऐड कॉलम कोड्स आधार। आफ्टर भी नहीं चला था आपका? नहीं तो कोर्स नाम से ऐड हो चुका है ना आपका, दूसरा नाम से ऐड करो ना। कोर्स क्यों लिख रहे हो? सिर्फ आधार लिखो। हो गया। आपने वो कमांड दोबारा लिखी नहीं होगी, अप डाउन एरो के से ले आए होगे, तो उसमें कोर्स लिखा रह गया। क्या प्रॉब्लम बताओ? ऑल्टर टेबल की स्पेलिंग गलत है। और किसी का नहीं हुआ हो तो? हुआ। हाँ तो यहाँ पर हम इस पॉइंट को इग्नोर कर रहे हैं। मैंने आपको एक आइडिया दिया था कि जो हमारा इंटीजर होता है वो अराउंड 8 डिजिट की वैल्यू स्टोर कर सकता, उससे बड़ी नहीं कर सकता। तो अगर मैं आधार 12 डिजिट वाला जो एक्चुअल में हम इंडिया में देखते हैं, अगर मैं उसको स्टोर करने की कोशिश करूंगा तो एरर आ जाएगी यहाँ पर। तो फिलहाल हम इसमें रखना कुछ नहीं चाहते, हमें बस सीखना था कि हाँ कॉलम ऐड कर सकते हैं शुरू में, ठीक है। तो अब मुझे सीखना है कि इस कॉलम को हटा दो, इस कॉलम को हटा दो, इसको रख लो बस। आपका हुआ नहीं, देखो। अब यहाँ लिखेंगे ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम वही स्टूडेंट्स। अब कॉम्बिनेशन बदला, अब हम ऑल्टर के साथ ड्रॉप का यूज करेंगे। ऑल्टर टेबल, टेबल नेम, ड्रॉप कॉलम, उस कॉलम का नाम जिसको ड्रॉप करना चाहते हो। तो जब ड्रॉप करोगे कॉलम, तो सिर्फ नाम बताना है, उसका टाइप वगैरह, उसकी पोजीशन कुछ नहीं बतानी है, क्योंकि इस नाम से पूरी टेबल में एक ही कॉलम हो सकता है। कभी भी एक टेबल में दो कॉलम सेम नेम के नहीं हो सकते। जैसे आप, बहुत सारे लोग ऐसा कर रहे होंगे कि जब आपने ऑल्टर में ऐड कमांड चलाई और दोबारा नया कॉलम ऐड करा, तो आपने सेम कमांड कॉपी पेस्ट करी और एरर आ गई, क्योंकि उस नाम से कॉलम ऑलरेडी एडिट था। तो कॉलम का नाम चेंज करना पड़ेगा। आधार कॉलम खत्म हो गया, हमने कहा देखो। ऐसे ही क्या करना है, जेंडर कॉलम को भी ड्रॉप कर सकते हो। तो ड्रॉप करते समय ना आफ्टर लगाना है, ना फर्स्ट लगाना है,
ठीक है, ना डेटा टाइप देना है, सिर्फ कॉलम का नाम देना होता है। कॉलम को ऐड करने के तीन तरीके हो गए। पहला हो गया ऑल्टर टेबल, टेबल नेम, ऐड कॉलम, कॉलम का नेम, डेटा टाइप। ये सिंटैक्स लास्ट में ऐड करेगा। दूसरा सिंटैक्स है ऑल्टर टेबल, टेबल का नेम, ऐड कॉलम, कॉलम का नेम, डेटा टाइप, आफ्टर एग्जिस्टिंग कॉलम नेम। तो ये क्या करेगा, जैसा नाम वैसा काम। जो एग्जिस्टिंग कॉलम आपने लिखा है इसके आफ्टर ऐड कर देगा। तीसरा सिंटैक्स है ऑल्टर टेबल, टेबल नेम, ऐड कॉलम, कॉलम का नेम, देन डेटा टाइप, फर्स्ट। चलो, तो इस तरह से कॉलम को ऐड करने के हमारे तीन तरीके हो गए। ड्रॉप करने का सिंटैक्स एक ही है। आप कॉमा लगा के कर सकते हो। ड्रॉप कॉलम, कॉलम नेम, कॉमा, फिर ड्रॉप कॉलम, अगले कॉलम का नाम, फिर कॉमा। तो ऐसे करके एक साथ मल्टीपल ड्रॉप करना चाहो तो कर सकते हो। तो इतना हिस्सा आपको सेम लिखना है। बस यहां से आपको कॉमा लगा के लिखते रहना है बार बार। वेर कर एड्रेस जैसे हो गया, वेर कर रहेगा।
अब यहाँ तक हम लोग पहुंच गए। अब सर, कोर्स की वैल्यू तो सही होनी चाहिए, नल वैल्यू तो सही नहीं लग रही है। अब बताओ कोर्स की वैल्यू कैसे इंसर्ट होंगी? इंसर्ट कमांड से या किसी और कमांड से? तो इंसर्ट कमांड से हमेशा नई रो इंसर्ट होती है। अब मैं कोई नई रो इंसर्ट थोड़ी करना चाहता हूँ। एग्जिस्टिंग कॉलम की किसी वैल्यू को मॉडिफाई करने के लिए या एग्जिस्टिंग कॉलम की सारी वैल्यू को चेंज करने के लिए अपडेट कमांड होती है। तो अपडेट कमांड का यूज करके हम क्या करेंगे? कोड्स को अपडेट करेंगे। लेकिन सर, कैसे अपडेट करोगे कोड्स के लिए? तो अगर आप ऐसा कुछ लिखोगे, मान लो अपडेट स्टूडेंट्स सेट कोर्स इज इक्वल टू, मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया कोर्स का नाम डीए। एंटर नहीं करना। अगर मैं कोर्स का नाम ऐसे यहाँ डीए लिख दूंगा, तो यहाँ पर किस रो में कोर्स कॉलम की वैल्यू, ये वाली वैल्यू सेट होगी? सारी रोज में, क्योंकि आपने सिर्फ ये बताया कि इस कॉलम के अंदर डीए डाल दो, ये नहीं बताया इस कॉलम में किस रो में, क्योंकि रो तो इसमें कई सारी आ रही हैं, ठीक है। तो अब या तो वेयर लगाओ अगर कंट्रोल करना है, और नहीं लगाओगे तो सारी वैल्यू आपकी डीए हो जाएंगी। हमने कहा चलो वेयर लगाते हैं, क्योंकि मैं ऐसा करना नहीं है। वेयर। अब आगे वाला हिस्सा आप पूरा करना। मुझे पता चला कि जिसका रोल नंबर 2, 3, 6, 8 है, इन रोल नंबर वाले स्टूडेंट ने डीए में कोर्स लिया है। अब बताओ कैसे लिखोगे आगे? मुझे पता चल गया जिनका रोल नंबर मेरे वाले टेबल के हिसाब से, आपके टेबल में क्या है आप देख लेना, मेरी टेबल के हिसाब से 2, 3, 6, 8 जिनका रोल नंबर है उनका कोर्स डी है। अब वेयर में क्या लिखें आगे कि उन सबका कोर्स डी हो जाए? वेयर रोल नंबर इन, इक्वल नहीं लगाना है, इक्वल सिंगल वैल्यू मैच करता है, इन मल्टीपल वैल्यू मैच करता है, चाहे वो सेलेक्ट हो, चाहे वो अपडेट हो, चाहे वो डिलीट हो। मैचिंग में हमेशा मल्टीपल वैल्यू मैच करने के लिए इनका यूज करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे वेयर रोल नंबर इन, जो मेरे वाले डेटा में है, उसके हिसाब से मैं कर देता हूँ। आप अपने हिसाब से कुछ भी ऐसा कर लेना। ये देखो, तो उन उन जगह पर हमारी वैल्यू अपडेट होकर के आ गई, डी आ गई। अब इसी तरह से मुझे पता चला जिसका रोल नंबर 1 और रोल नंबर 4 है उसका कोर्स एआई है, तो उसका कोर्स एआई कर दो, 1 और 4 वाला। अब बचा 5 वाला और 7 वाला, इनका कोर्स डेटा साइंस कर दो। तो मैं अपनी टेबल के हिसाब से ऐसा कर रहा हूं, आप अपने हिसाब से देख लेना। और मेरा सारा डीए कैसे हो गया? सब में डीए हो गया, तो कोई बात नहीं, दोबारा सही कर लेते हैं। अब जिसका मेरा 1, 4 था उसको मुझे करना था डीएस या एआई करना था, ये लो। और 5, 7 वाले का डीएस करना था। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से देख लेना।
हाँ जी बताइए। सर ये तो चलो छोटा डेटा है जिसके लिए आप मतलब सिलेक्टेड रोल नंबर्स के आप कोर्सेज चेंज कर रहे हैं। अगर यही डेटा सेट हमारे पास हैवी होता है तो भी उसके लिए क्या हमें ऐसे ही एक एक दो दो करके करना पड़ेगा, या हम कहीं से इंसर्ट कर सकते हैं? देखो यहाँ पर अब जो क्वेश्चन है वो क्या बन सकते हैं वो देखते हैं। हम्म। वो क्वेश्चन ये बन सकते हैं, सर मान लो ये रोल नंबर तो 7 8 हैं अभी, तो सही। हमने क्या करा, 3 बार अपडेट चला दिया। एक बार हम्म। अपडेट स्पेसिफिक कर दिया, अगली बार का अपडेट फिर स्पेसिफिक कर दिया, एंड सो ऑन। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता था एक ही अपडेट में सबका हो जाता? मतलब मैं कुछ ऐसा चाहता हूं कि मेरे पास अपडेट कमांड एक है, और मेरे पास सिनेरियो है कि जिसका रोल नंबर ये है ये हो जाए, जिसका रोल नंबर ये है वो ये हो जाए, जिसका रोल नंबर इनमें से आता है वो इसमें हो जाए, इसमें आता है इसमें हो जाए। तो एक ही अपडेट में ये सारे काम किए जा सकते हैं। ऐसा करने के लिए एसक्यूएल के अंदर एक नया फीचर आया, पहले नहीं होता था। एसक्यूएल के अंदर एक नया फीचर आया है और उसका नाम है केस। हम क्या कर सकते हैं, अपडेट कमांड के साथ केस को डिफाइन कर सकते हैं, और केस का यूज करके हम एक ही अपडेट कमांड का यूज करके बहुत सारे अपने कंडीशन बना सकते हैं। लेकिन कंडीशन तो आपको बनानी पड़ेंगी कि इन ये है तो ये हो जाए, इन ये है तो ये हो जाए, ऐसा है तो ऐसा हो जाए। इसका कोई अल्टरनेट हमारे पास नहीं है। कहीं ना कहीं रूल तो हमें डिफाइन करना पड़ेगा कि किन किन का कोर्स हमें क्या करना है। ठीक है, हाँ। एक अल्टरनेट ऑप्शन क्या हो सकता है, वो ये कि मान लो आपके पास एक एक्सेल शीट है कोई, ठीक है। अब इस एक्सेल शीट में मेरे पास सिर्फ 2 कॉलम है, एक रोल नंबर कॉलम है और एक कोर्स कॉलम है। यहाँ पर सारे रोल नंबर के अगेंस्ट उनका कोर्स लिखा हुआ है, DS AI ऐसे करके लिखा हुआ है। तो अब मैं क्या करता हूं, मैं ये सोच रहा हूं क्यों ना इस एक्सेल फाइल के थ्रू इस टेबल को अपडेट कर दिया जाए। आंसर इज यस, ऐसा किया जा सकता है। लेकिन ऐसा करने के लिए डायरेक्ट कोई तरीका नहीं है। ऐसा करने के लिए बीच में आपको क्या करना पड़ेगा, कोई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करनी पड़ेगी। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पाइथन हो सकती है, जावा हो सकती है, सी हो सकती है, .NET हो सकती है, कोई सी हमारे यहाँ पर हो सकती है। तो सम सॉर्ट ऑफ एक प्रोग्रामिंग आपको यूज करनी होगी जो एक्सेल फाइल से डेटा को रीड करके अपडेट कमांड को लूप में यूज करते हुए यहाँ पर आपका अपडेट वाला काम कर देगी। ठीक है, तो ये 2 सॉल्यूशन फिलहाल इसके लिए हो सकते हैं। बार बार अपडेट कमांड लिखने की बजाय एक ही बार अपडेट कमांड से इस काम को किया जा सकता है। या आपके पास अगर एक्सेल शीट में सारे रोल नंबर के अगेंस्ट कोर्सेज लिखे हुए हैं, तो इस एक्सेल शीट को रीड करके हम अपडेट कमांड कर चला सकते हैं, बट उसके लिए बीच में एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लगानी पड़ जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। अब जो केस वाला सिनेरियो है, ये वाला अभी हमारा रह गया कि केस वाला काम कैसे होगा, क्योंकि ऑलरेडी मैंने यहाँ पर क्या करा है, इसको अपडेट आपका कर दिया है। चलो, तो मैं केस वाला एक कोई और एग्जांपल ले लेता हूँ, अभी आगे जाकर जो पढ़ाऊंगा आपको उसमें मैं कवर कर लूंगा। ठीक, फिलहाल हम आगे बढ़ेंगे और अगला पॉइंट क्या है उसको समझते हैं। अगला पॉइंट हमारा यह है कि अभी तक हमने जितनी कमांड पढ़ी हैं, अगर हम उन कमांड्स को थोड़ा अ, दोबारा से रिवाइज करें, तो एक क्रिएट कमांड थी, फिर इंसर्ट, फिर अपडेट, फिर डिलीट, उसके बाद ट्रंकेट, ड्रॉप, उसके बाद ऑल्टर। अभी तक इतनी कमांड ही पढ़ी है लगभग हमने। तो अब जो अगला चैप्टर है हमारा, वो अगला चैप्टर आपको बहुत अच्छा समझ में तब आता है जब आप एसक्यूएल की जितनी कमांड्स हैं उन सारी कमांड्स को आप कैटेगराइज कर देते हो। तो मैं क्या कर रहा हूं, जितनी भी अब तक एसक्यूएल कमांड मैंने पढ़ा दी हैं या आने वाली क्लासेस में पढ़ाने वाला हूं, उन सबको मैं क्या करता हूं, पहले कैटेगराइज कर देता हूं, सो डैट अगला चैप्टर पढ़ने में मुझे आसानी होगी। तो मैंने क्या करा, एक ग्राफिक्स ऐसे बना देता हूं, एसक्यूएल कमांड्स। तो एसक्यूएल की कमांड्स में जो पहली कैटेगरी होती है उसको बोलते हैं DDL कमांड्स। अब
नीचे मैं इसका मीनिंग लिखता जा रहा हूँ कि डीडीएल का मतलब क्या है। उसको बोलते हैं डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज कमांड्स। तो डीडीएल कमांड्स वो कमांड्स होती हैं जो टेबल के स्कीमा पे काम करती हैं। ऐसी कमांड्स जो टेबल के स्कीमा पे काम करते हैं उनको डीडीएल कमांड्स कहते हैं। टेबल का स्कीमा का मतलब टेबल बनाना, टेबल में कॉलम ऐड करना, ठीक है, टेबल में कॉलम को हटाना, डेटा टाइप चेंज करना, है ना, ये सारी कमांड्स क्या कहती हैं, हमारी डीडीएल कमांड्स हमारी कहलाती हैं। तो कौन कौन सी अब तक पढ़ेगी कमांड्स में डीडीएल कमांड होगी? सबसे पहले क्रिएट, क्रिएट कमांड डीडीएल कमांड हमारी कहलाती है। उसके बाद ट्रंकेट, जो ट्रंकेट टेबल वाली कमांड थी वो हमारी डीडीएल कमांड कहलाती है। उसके बाद अगला है हमारा ऑल्टर, जो अभी जस्ट कंप्लीट करी है, और इससे पहले हमने एक ड्रॉप कमांड पढ़ाई थी। तो ये जो कमांड्स हैं, ये कमांड्स हमारी क्या कहलाती हैं? डीडीएल कमांड्स हमारी कहलाती हैं। क्रिएट से टेबल क्रिएट होती है, ट्रंकेट से टेबल की सारी रोज डिलीट होती हैं, ड्रॉप से आप टेबल को ही खत्म कर देते हैं, और ऑल्टर कमांड से टेबल के स्कीमा को मॉडिफाई करते हैं। एक चीज जो आप कॉमन पाएंगे सारी डीडीएल कमांड्स में, वो कॉमन क्या है? वो कॉमन है कि सारी डीडीएल कमांड लिखते समय टेबल कीवर्ड यूज होता है। शुरू करते हैं, क्रिएट टेबल, टेबल का नाम स्टूडेंट्स। उसके बाद ट्रंकेट, ट्रंकेट स्टूडेंट नहीं, ट्रंकेट टेबल, उसके बाद टेबल का नाम। फिर ऑल्टर, ऑल्टर डायरेक्ट नहीं लिखते थे, ऑल्टर के बाद फिर टेबल, फिर टेबल का नाम, जो भी आपने लिखना है वो आप लिखते थे। जबकि मॉडिफाई या अपडेट जब करते थे तो सीधा अपडेट स्टूडेंट्स, अपडेट के बाद टेबल कीवर्ड नहीं लगाते, सीधा अपडेट स्टूडेंट्स, ठीक है। उसके बाद ड्रॉप टेबल, टेबल का नाम। तो अगर कभी अचानक से आपके सामने कोई कमांड पड़ जाए और आपको पहचानना हो कि ये किस कैटेगरी की हो सकती है, तो अगर किसी कमांड में टेबल कीवर्ड लगा हुआ है, दैट मीन्स वो डीडीएल कैटेगरी की कमांड होगी हमारी, ठीक है। चलो, तो डीडीएल कमांड टेबल के स्कीमा पे काम करती हैं, टेबल के अंदर जो डेटा है उन पर कोई काम नहीं करती हैं, ठीक है। ऐसा बताने का फायदा यह है कि कई बार जब मैं कोई कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा तो मैं बोलूंगा कि ये कॉन्सेप्ट डीडीएल पर अप्लाई नहीं होता है, तो मैंने चारों कवर कर ली एक साथ। तो आगे हम जो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे उन कॉन्सेप्ट में ऐसे डिवीजन है कि ये वाला कॉन्सेप्ट डीडीएल पे चलेगा, ये उस पे नहीं चलेगा, तो ऐसे में पहले पता होना चाहिए कि सब क्या क्या कहलाते हैं। तो अगला डिवीजन हमारा डीएमएल। डीएमएल का मतलब होता है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज कमांड्स। डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज कमांड्स। मैनिपुलेट का मतलब क्या होता है? मैनिपुलेट का मतलब देखो ये होता है कि अगर एक इंसान किसी दूसरे इंसान से कुछ कह रहा हो और तीसरा कान लगा के सुन ले क्या कह रहा है, फिर ये तीसरा बताए चौथे को, चौथा बताए पांचवें को, पांचवा बताए छठे को, और छठे से ये बात जब इसे पता चले तो क्या ये वही बात होगी जो यहां से चली थी या बदल गई होगी? तो बस इसी को बोलते हैं मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन का मतलब होता है सोर्स पे जो चीज मौजूद थी वहां पर चीज अब बदल दी गई है। तो अब हमारे एसक्यूएल के अंदर मैनिपुलेशन के अंदर जो कमांड्स आती हैं, वो कमांड्स आती हैं जो टेबल के डेटा में चेंजेस करती हैं, टेबल के डेटा में चेंजेस करने वाली कमांड। तो टेबल के डेटा में कौन कौन सी कमांड है जो चेंज करती है हमारी? इंसर्ट, इंसर्ट से नया डेटा ऐड हो गया तो अपडेट कमांड हो गई, और डिलीट भी तो हो गई, डिलीट से टेबल का डेटा में चेंज नहीं हो जाता है?
रो ही डिलीट हो गई। तो इंसर्ट अपडेट डिलीट, इन तीन को डीएमएल कमांड्स कहा जाता है। अगली कैटेगरी हमारी डी क्यू एल। डी क्यू एल कमांड्स का मतलब होता है डेटा क्वेरी लैंग्वेज कमांड्स। तो डीक्यूएल में वो कमांड्स आती हैं जिससे आप क्वेरी करते हो। क्वेरी करते हो तो आपको एक रेस्पॉन्स मिलता है। ओनली कमांड इज सेलेक्ट। तो सेलेक्ट कमांड को अलग एक कैटेगरी बनाई गई है जिसका कैटेगरी का नाम है डी क्यू एल, डेटा क्वेरी लैंग्वेज कमांड। तो इसमें इकलौती कमांड आती है सेलेक्ट, क्वेरी करना। जैसे आप यहाँ आए कोर्स के बारे में इंक्वायरी करने, तो इंक्वायरी में ई एन हटा दो, क्वेरी रह गया। तो काइंड ऑफ वही साइंस यहाँ पर है। आप इंक्वायरी करोगे तो हम आपको रिजल्ट बताएंगे, आपको बताएंगे अपने बारे में हम क्या कराते हैं, कैसे कैसे कराते हैं। तो आपको चीजें देखने को मिल रही हैं, इंफॉर्मेशन मिल रही है। तो सेलेक्ट कमांड हमारे टेबल से इंफॉर्मेशन ला कर देती है, वही कॉन्सेप्ट है। अब तक तो सर जितनी आपने लिखी हैं सब जान पहचान की हैं, इतनी तो पढ़ ही चुके हैं। अगली कैटेगरी आती है, इसको बोलते हैं हमारा डी सी एल कमांड्स। डी सी एल का मतलब होता है डेटा कंट्रोल लैंग्वेज कमांड्स। अब डेटा कंट्रोल लैंग्वेज कमांड्स क्या होती हैं, मैंने अभी तक आपको नहीं पढ़ाई हैं। इमेजिन करो सिनेरियो कि मेरे लैपटॉप पर मैंने माई एसक्यूएल को इंस्टॉल करा हुआ है, आपने करा हुआ है अपने लैपटॉप पर। मैं रूट यूजर पे काम कर रहा हूं। इस रूट यूजर के अंदर मैंने डेटाबेस बना रखा है 130 नाम से। इस डेटाबेस के अंदर टेबल बना रखी है मैंने, और भी डेटाबेस बना रखे हैं उनके अंदर टेबल्स हैं एंड सो ऑन। मान लो मैंने इस माई सीक्वल के अंदर एक यूजर और बना लिया, गेस्ट नाम से, किसी भी नाम से बना लिया। अब मैं गेस्ट यूजर को परमिशन देना चाहता हूं कि आप मेरे सारे डेटाबेस का सारा टेबल पढ़ सकते हो, देख सकते हो, लेकिन मॉडिफाई नहीं कर सकते। या आप सिर्फ इस डेटाबेस की टेबल ही देख सकते हो, बाकियों की नहीं देख सकते। या आप इस वाले डेटाबेस को देख भी सकते हो और चेंज भी कर सकते हो, लेकिन इस वाले डेटाबेस की टेबल को सिर्फ देख सकते हो, चेंज नहीं कर सकते। तो जब आप इस तरह से मल्टीपल यूजर आपके पास हैं और उन मल्टीपल यूजर के लिए आप अपने डेटा का एक्सेस डिफाइन करते हैं, परमिशंस डिफाइन करते हैं कि कौन हमारा एक्सेस कर सकता है, कौन एक्सेस नहीं कर सकता है, तो वो कमांड्स हमारी डीसीएल कमांड्स कहलाती हैं। उसमें दो कमांड आती है, एक का नाम है ग्रांट, अभी मैंने नहीं पढ़ाई है, और दूसरा है आपका रिवोक। जनरली ये हमारा एसक्यूएल डेवलपर का पोर्शन नहीं होता, ये जनरली हमारा डेटाबेस एडमिन का पोर्शन होता है। तो डेटाबेस के दो पार्ट जनरली होते हैं इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक पार्ट होता है डेटाबेस एडमिन, एडमिनिस्ट्रेटर, और दूसरा होता है हमारा डेटाबेस डेवलपर। तो जो डेटाबेस डेवलपर है उसका काम होता है ये आपकी डीडीएल, डीएमएल, डीक्यूएल पर काम करना। और जो डेटाबेस एडमिन होता है उस पर वो ज्यादा काम करता है डीसीएल कमांड के ऊपर, दैट इज परमिशन देना, यूजर को परमिशन हटाना। एक सिस्टम से चार यूजर कनेक्टेड हैं, अब किस यूजर को कौन सी परमिशन देनी है नहीं देनी है, तो वो सब डीसीएल के अंदर आपकी यहाँ पर आती है। एक बार टाइम मिलेगा तो मैं आपको करके दिखा दूंगा, ठीक है। फिलहाल लास्ट कैटेगरी हमारी है, इसका नाम है टीसीएल। टीसीएल, टीसीएल का साउंड है ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज कमांड्स। तो ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज कमांड्स, इसके अंदर जो कमांड्स आती हैं अभी मैंने उनको नहीं पढ़ाया है।
और ये किसी भी डेवलपर, एसक्यूएल के डेवलपर को आनी चाहिए। आप एडमिन हो नहीं हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ डीसीएल कमांड एडमिन के लिए इंपॉर्टेंट है। एक सिंपल एसक्यूएल डेवलपर को आती है तो नॉलेज कभी खराब नहीं जाती। नहीं आती है तो आपका इंटरव्यू रिजेक्शन नहीं होगा। अब टीसीएल कमांड्स कौन कौन सी होती हैं? उसमें एक आती है आपकी यहाँ पर कमिट, एक आती है आपकी रोल बैक, एक आती है आपकी सेव पॉइंट, एक आती है आपकी रिलीज। तो ये जो कमांड्स हैं, ये कमांड्स हमारी टीसीएल कमांड्स कहलाते हैं। ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज कमांड्स। तो कुछ कमांड्स ऐसी हैं जो हम पढ़ चुके हैं, लेकिन वो इनमें से किसी कैटेगरी के अंदर नहीं आती हैं। वो मिसलिनियस कमांड जनरली कहलाती हैं, इनमें से वो कोई नहीं है। चलो जरा बताना, अब तक जो मैंने आपको कमांड्स पढ़ाई, उनमें कोई ऐसी कमांड या कुछ ऐसी कमांड्स बताओ जो किसी में नहीं लिखी है मैंने। पहली कमांड यूज, दूसरी डैशक्राइब, तीसरी शो। शो टेबल या शो डेटाबेसेस, दोनों में से कोई सी भी कमांड हो सकती है। तो, तो ये इससे मुझे एक चीज याद आई। लास्ट क्लास में किसी ने एक क्वेश्चन पूछा था, उसका आंसर रह गया था देने से, कि अगर मान लो हम किसी डेटाबेस के अंदर काम कर रहे हैं और हमें ये नहीं पता कि हम किस डेटाबेस में काम कर रहे हैं, तो उसके लिए मैंने चेक किया था, एक फंक्शन होता है डेटाबेस। इसको कॉल करने से आपको पता चल जाता है आप किसके अंदर काम कर रहे हैं। इस डेटाबेस के अंदर सेलेक्ट, उसके बाद डेटाबेस फंक्शन कॉल कर देंगे। फंक्शन का चैप्टर है जो आपको भी पढ़ाना मुझे बाकी है, बट फिलहाल के लिए एक आंसर मिल गया कि आप किसी डेटाबेस में काम कर रहे हो, उसका नाम लिखकर नहीं आता है। बहुत सारे ऐसे हमारे डेटाबेस हैं जहां पर जिस डेटाबेस में काम करोगे उसका नाम ही लिखकर आता है, बट यहाँ लिखकर नहीं आता है। तो आप इस कमांड का यूज करके पता कर सकते हो कि अभी किस डेटाबेस पे काम किया जा रहा है। ठीक है। चलो तो अब यूज कमांड हो गई, डेस्क्राइब कमांड हो गई, और आपका शो कमांड हो गई। ये तीनों कमांड इनमें से किसी कैटेगरी के अंदर हमारी नहीं आती हैं। इनको मिसलिनियस कमांड्स जनरली कहा जाता है। अब देखते हैं आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड क्या है। मैंने दो कीवर्ड आपके सामने लिखे हैं, एक लिखा है ड्रॉप, एक लिखा है डीईएससी। इनका यूसेज बता सकते हो, क्या यूसेज होता है? अच्छा ठीक है। अब मेरे क्वेश्चन को थोड़ा दोबारा सुनना। आपस ही बात मत करो क्लास में यार, है ना? क्लास में आए हो तो वो बात करो जो कोड से रिलेटेड है। तो अब अगर आपसे कहा जाए कि मेरा क्वेश्चन क्या था, उसको दोबारा सुनना। अब मैंने बोला कि ड्रॉप और डेस्क्राइब कीवर्ड का यूज क्या है, इनका यूसेज क्या है। तो आपने पलटकर आंसर दिया कि सर ड्रॉप से क्या होता है, हमारा पूरी टेबल खत्म हो जाती है, और डेस्क्राइब कमांड किसी टेबल का स्कीमा देखने के लिए यूज करी जाती है। अब मैं आपको इसका दूसरा यूज बताता हूँ, सोचना क्या वो है या नहीं। जब मैं किसी टेबल के डेटा को सेलेक्ट कर रहा हूँ ऑर्डर बाई लगा के, तो मैं ऑर्डर बाई के साथ भी तो डीएससी लिखता हूँ, असेंडिंग डिसेंडिंग के लिए। तो क्या इस कीवर्ड का रोल वहां पर वही है, टेबल की स्कीमा दिखाना? ड्रॉप का दूसरा यूज देखो, आज ही देखा है। ड्रॉप पूरी टेबल को ड्रॉप करता है, लेकिन अगर मैं ऑल्टर के साथ ड्रॉप को मिक्स करके यूज करूं, तो फिर ये कॉलम को ड्रॉप नहीं कर देगा, टेबल तो बची हुई है मेरी। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारे एसक्यूएल में कुछ कीवर्ड्स ऐसे हैं जो कमांड की तरह यूज होते हैं। अगर कोई भी कीवर्ड कमांड की तरह यूज होता है तो उससे लिखना शुरू करते हैं। तो जब मैं ड्रॉप कीवर्ड को कमांड की तरह यूज करूंगा, तब ये क्या करता है, हमारा
टेबल को डिलीट करने वाला काम करता है। लेकिन जब मैं ड्रॉप कीवर्ड को ऑल्टर कमांड के साथ यूज करूंगा तो ये किसी कॉलम को ड्रॉप करने की बात करता है। जब मैं डेस्क्राइब कीवर्ड को कमांड की तरह यूज करूंगा, मतलब लिखना शुरू इसी से करूंगा, तो ये टेबल का स्कीमा दिखाने वाला काम करने का कीवर्ड है। लेकिन जब मैं इस कीवर्ड को ऑर्डर बाई के साथ यूज करता हूं, तब ये डेस्क्रिप्शन की जगह डिसेंडिंग को साउंड करता है। तो DESC के दो साउंड है, डेस्क्रिप्शन, दूसरा डिसेंडिंग। डेस्क्रिप्शन तब है जब ये कमांड की तरह यूज हो, DESC डिसेंडिंग तब है जब ये ऑर्डर बाई के साथ हमारा यूज हो। तो ऐसे कीवर्ड्स हैं जो अलग अलग प्लेसेस पर इस्तेमाल किए जाते हैं। वो कीवर्ड्स जिनसे हम लिखना शुरू करेंगे उनको कमांड कहते हैं। ठीक है, हर कीवर्ड कमांड नहीं होता। ठीक, चलो भाई। तो इस तरह से ये सारी चीजें हमारी समझ में आ जाती हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट क्लास होगी, नेक्स्ट क्लास में हम लोग शुरू करेंगे इसके लिए, TCL के लिए। TCL कमांड्स क्या होती हैं, फिर हमारा DCL रह जाएगा। टाइम मिलेगा तो मैं डेफिनेटली करा दूंगा DCL भी लास्ट में। ठीक है, चलो फिलहाल मीटिंग एंड करते हैं। नेक्स्ट संडे मिलेंगे 1:30। कोई क्वेश्चन किसी का है, पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं।